हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स मेंस प्रैक्टिस पेपर। ये सभी प्रश्न यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सीधे पॉलिटी, कल्चर, हेल्थ, इकोनॉमी, फेडरलिज्म और डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Q1 MHA का नया प्रोटोकॉल - वंदे मातरम और जन गण मन। इस प्रश्न में आपको बताना है कि MHA का नया प्रोटोकॉल संवैधानिक और सांस्कृतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें नेशनल यूनिटी बनाम फ्रीडम का बैलेंस कैसे बनता है। संवैधानिक रूप से यह आर्टिकल 51A के तहत नेशनल सिंबल्स के सम्मान को प्रमोट करता है। ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के जरिए नेशनल एंथम की डिग्निटी को मजबूत करता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के बीच बैलेंस को दिखाता है। कल्चरल रूप से वंदे मातरम फ्रीडम स्ट्रगल और एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म से जुड़ा है, जबकि जन गण मन इंक्लूसिव और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म का प्रतीक है। चैलेंज है आर्टिकल 19(1) की फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ समुदायों की धार्मिक आपत्तियां और कंपलसरी बनाम वॉलंटरी रिस्पेक्ट का विवाद। वे फॉरवर्ड यही है कि कोएशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस और सिविक नेशनलिज्म को बढ़ाया जाए। Q2 रिपब्लिक डे 2026 का महत्व। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रिपब्लिक डे 2026 भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी में क्या दर्शाता है। संवैधानिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने का प्रतीक है। ये सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और रूल ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। रिपब्लिक डे 2026 का सिंबॉलिज्म यह है कि भारत ग्लोबल अस्थिरता के बीच भी डेमोक्रेटिक रेजिलियंस दिखा रहा है। ये विकसित भारत विजन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, वुमेन लेड डेवलपमेंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल डाइवर्सिटी को हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि भारत का नेशनलिज्म अब एंटी कॉलोनियल से डेवलपमेंटल और पार्टिसिपेटरी नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि रिपब्लिक डे 2026 संविधान की कंटिन्यूटी और भारत की बदलती आकांक्षाओं का प्रतीक है। Q3 होयसला टेम्पल्स। इस प्रश्न में आपको होयसला मंदिरों की आर्किटेक्चरल और सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस बतानी है। आर्किटेक्चर में होयसला टेम्पल्स स्टारशिप प्लेटफॉर्म यानी जगती के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सोपस्टोन से बने होते हैं जिससे इंट्रिकेट कार्विंग संभव होती है। इनमें द्रविड़ और वेसल स्टाइल का मिश्रण मिलता है। रामायण, महाभारत और पुराणों की मूर्तियां बहुत डिटेल में दिखाई देती हैं। साथ ही इंजीनियरिंग और सिमेट्री भी बहुत एडवांस है। मुख्य मंदिर हैं चेन्ना केशव मंदिर बेलूर, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु और केशव मंदिर सोमनाथपुरा। सोशियो कल्चरल रूप से ये मंदिर शिक्षा, कला, संगीत और नृत्य के सेंटर थे। ये मीडियवल कर्नाटक की सांस्कृतिक विविधता और होयसला साम्राज्य की समृद्धि दिखाते हैं। यूनेस्को रिकॉग्निशन से टूरिज्म बढ़ता है और भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी मजबूत होती है। Q4 लुटियंस की जगह राजगोपालाचारी की मूर्ति। इस प्रश्न में पूछा गया है कि लुटियंस की मूर्ति हटाकर राजाजी की मूर्ति लगाना भारत की हिस्टोरिकल मेमोरी और डीकोलोनाइजेशन को कैसे दर्शाता है। ये प्रस्ताव कॉलोनियल मेमोरी से इंडियन लीडरशिप की तरफ शिफ्ट दिखाता है। राजगोपालाचारी भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और वे डेमोक्रेटिक और इंटेलेक्चुअल नेशनलिज्म का प्रतीक माने जाते हैं। डीकोलोनाइजेशन का मतलब पब्लिक स्पेसेस में कॉलोनियल सिंबल्स की जगह इंडियन आइकन्स को प्रमोट करना है। लेकिन क्रिटिकल कंसर्न ये है कि कहीं ये सेलेक्टिव हिस्ट्री और पॉलिटिसाइजेशन का माध्यम न बन जाए। कंक्लूजन, डीकोलोनाइजेशन बैलेंस्ड, इंक्लूसिव और हिस्टोरिकली सेंसिटिव होना चाहिए। Q5 मेंस्ट्रुअल हेल्थ को फंडामेंटल राइट मानना। ये प्रश्न पूछता है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ केवल वेलफेयर नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट क्यों है। ये आर्टिकल 21 के तहत डिग्निटी, प्राइवेसी और बॉडीली ऑटोनॉमी से जुड़ा है। साथ ही आर्टिकल 14 और 15 के तहत इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन से लिंक है। ये जेंडर जस्टिस और सोशल इंक्लूजन के लिए जरूरी है। मुख्य चैलेंज हैं स्टिग्मा, टैबू, सैनिटेशन की कमी, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की कमी और स्कूल ड्रॉप आउट। इससे महिलाओं की हेल्थ, एजुकेशन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन प्रभावित होती है। सोल्यूशन है यूनिवर्सल हाइजीन प्रोडक्ट्स, जेंडर सेंसिटिव टॉयलेट्स, अवेयरनेस कैंपेन और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में इंटीग्रेशन। Q6 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। इस प्रश्न में CPI की मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन बतानी है। CPI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ये पब्लिक सेक्टर करप्शन को परसेप्शन के आधार पर मापता है और 0 से 100 स्केल पर रैंकिंग देता है। मेथोडोलॉजी में एक्सपर्ट असेसमेंट और बिजनेस सर्वे शामिल होते हैं। ये मल्टीपल इंटरनेशनल डेटा सोर्सेज का उपयोग करता है और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को फोकस करता है। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बढ़ता या घटता है। ये गवर्नेंस रिफॉर्म को पुश करता है और देशों की इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी कंपेयर करने में मदद करता है। लिमिटेशन ये है कि ये परसेप्शन बेस्ड है, एलीट बायस हो सकता है, इनफॉर्मल करप्शन कैप्चर नहीं करता और क्रॉस कंट्री कंपैरिजन में प्रॉब्लम आती है। कंक्लूजन, CPI उपयोगी है लेकिन इसे ग्राउंड लेवल असेसमेंट के साथ जोड़कर देखना चाहिए। Q7 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यह प्रश्न UIP की भूमिका और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज पूछता है। UIP 1985 में लॉन्च हुआ। यह फ्री वैक्सीनेशन देकर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को रोकता है। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी कम करने में मदद करता है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करता है। अचीवमेंट में मिशन इंद्रधनुष के जरिए कवरेज बढ़ना, पोलियो कंट्रोल और SDG हेल्थ टारगेट्स को सपोर्ट करना शामिल है। चैलेंज है वैक्सीन हेसिटेंसी, मिस इन्फॉर्मेशन,
कोल्ड चेन गैप, रीजन स्पेसिफिक डिस्पैरिटी, स्टाफ शॉर्टेज और रिमोट एरिया एक्सेस। सॉल्यूशन है डिजिटल ट्रैकिंग, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष और मास अवेयरनेस। Q8 लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल डिमांड। यह प्रश्न आइडेंटिटी, गवर्नेंस और फेडरलिज्म से जुड़ा है। 2019 में यूटी बनने के बाद लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग उठी। कारण है कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और डेमोग्राफिक चेंज का डर। 6th शेड्यूल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देता है और ट्राइबल कस्टम्स, लैंड और लोकल गवर्नेंस की सुरक्षा करता है, लेकिन ये अभी नॉर्थ ईस्ट तक सीमित है। फेडरल कंसर्न है सेंटर स्टेट बैलेंस और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, बॉर्डर रीजन की स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। कंक्लूजन, सिक्योरिटी और लोकल एस्पिरेशन का बैलेंस जरूरी है। Q9 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। यह प्रश्न पूछता है कि केसीसी कैसे केवल क्रेडिट स्कीम से फाइनेंशियल इंक्लूजन टूल बन गई। केसीसी का उद्देश्य किसानों को टाइमली और अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देना है। इससे मनी लेंडर डिपेंडेंसी कम होती है। ये स्कीम अब केवल क्रॉप लोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि डेयरी, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री जैसे अलाइड सेक्टर तक फैल गई है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल क्रेडिट एक्सेस को भी सपोर्ट करती है। अचीवमेंट में बड़े स्तर पर कवरेज, इंटरेस्ट सबवेंशन और फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस शामिल हैं। चैलेंज है टेनेंट फार्मर्स का एक्सक्लूजन, बढ़ती इंडेप्टेडनेस, रीजनल इम्बैलेंस और अवेयरनेस की कमी। कंक्लूजन, केसीसी मजबूत टूल है, लेकिन इसे ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है। Q10 भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रश्न में आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अवसर और कंसर्न बताने हैं। मेजर ड्राइवर्स हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और ONDC। इंटरनेट और स्मार्टफोन एक्सपेंशन ने इसे और तेज किया। अपॉर्चुनिटीज, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। DBT के जरिए लीकेज कम होता है और गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होती है। कंसर्न, डिजिटल डिवाइड, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, एल्गोरिथमिक बायस, फेक न्यूज और डिजिटल डिपेंडेंसी। वे फॉरवर्ड, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क मजबूत करना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना और इंक्लूसिव टेक ग्रोथ सुनिश्चित करना। कंक्लूजन, डिजिटल इंडिया देश को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसे सिक्योर और इंक्लूसिव बनाना जरूरी है। Q11 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि गवर्नर और LG की संवैधानिक स्थिति, शक्तियां, सीमाएं क्या हैं और हालिया विवाद फेडरलिज्म में टेंशन कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले गवर्नर। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है आर्टिकल 153 से 162 के तहत। गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और वो सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करता है। गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच लिंक भी है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर LG यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है आर्टिकल 239 के तहत। दिल्ली में LG को स्पेशल पावर मिलती है आर्टिकल 239A के कारण, इसलिए उसकी डिस्क्रेशनरी पावर ज्यादा होती है। अब पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर में CM की अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर्स, पोर्टफोलियो और प्रशासन। लेजिस्लेटिव पावर में असेंबली बुलाना, डिसॉल्व करना, बिल रिजर्व करना और ऑर्डिनेंस। डिस्क्रेशनरी पावर में सरकार बनाने के लिए पार्टी इनवाइट करना, प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश और विवाद राष्ट्रपति को भेजना। लिमिटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से बंधा है, जुडिशियल रिव्यू लागू होता है और ये निर्वाचित सरकार को मनमानी तरीके से ओवरराइड नहीं कर सकता। कंट्रोवर्सी, गवर्नर द्वारा बिल पर असेंट में देरी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के आरोप। दिल्ली में LG बनाम इलेक्टेड गवर्नमेंट सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन विवाद। इससे फेडरल कंसर्न बढ़ते हैं, सेंटर का इन्फ्लुएंस बढ़ता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कमजोर होता है। वे फॉरवर्ड, डिस्क्रेशनरी पावर पर क्लियर गाइडलाइंस, बिल पर टाइमली असेंट और सार्केरिया पुंछी कमीशन की सिफारिशें लागू करना। कंक्लूजन, गवर्नर और LG का न्यूट्रल रोल फेडरल बैलेंस और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। Q12 चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूवल। ये प्रश्न पूछता है कि CEC को हटाने की प्रक्रिया ECI की ऑटोनॉमी को कितना सुरक्षित करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन बना है। CEC को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जज जैसी है, यानी पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट द्वारा। यह मनमानी रिमूवल से सुरक्षा देता है। इंपॉर्टेंस, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करता है, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस बनाए रखता है और एग्जीक्यूटिव प्रेशर रोकता है। लिमिटेशन, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है, जिससे न्यूट्रलिटी पर सवाल उठते हैं। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को समान सुरक्षा नहीं मिलती। फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, क्योंकि बजट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहता है। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा है। जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशरी ने बार बार इंडिपेंडेंट EC पर जोर दिया है और ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट की मांग की है। रिफॉर्म, कोलिजियम बेस्ड अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट और फाइनेंस तथा सभी कमिश्नर्स के लिए इक्वल रिमूवल प्रोटेक्शन। कंक्लूजन, रिमूवल सेफगार्ड मजबूत हैं, लेकिन फुल ऑटोनॉमी के लिए व्यापक रिफॉर्म जरूरी हैं। Q13 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यह प्रश्न MCC की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन पूछता है। मीनिंग, MCC इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी एथिकल गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन पीरियड में लागू होती हैं। स्ट्रेंथ, ये गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज को रोकती है, हेट स्पीच और कम्युनल अपील पे कंट्रोल करती है, क्विक एनफोर्समेंट देती है क्योंकि ये कोर्ट प्रोसेस से तेज होता है। और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी,
वह पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाती है। लिमिटेशन, इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसलिए पनिशमेंट पावर कमजोर है। सेलेक्टिव एनफोर्समेंट के आरोप लगते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन को मॉनिटर करना मुश्किल है और बार बार वॉयलेशन पे डिटरेंस कम रहता है। मेजर्स, पार्शियल लीगल बैकिंग, स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग और फास्ट कंप्लेंट रेजोल्यूशन। कंक्लूजन, एमसीसी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का कोर है, लेकिन इसे लीगल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। Q14 रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड बॉटलनेक। ये प्रश्न रिन्यूएबल ट्रांजिशन में ग्रिड चैलेंज और सॉल्यूशन पूछता है। बैकग्राउंड, भारत तेजी से सोलर और विंड कैपेसिटी बढ़ा रहा है ताकि क्लाइमेट टारगेट पूरे हों। मेजर चैलेंज, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स यानी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क कमजोर है। इंटरमिटेंसी यानी सोलर विंड सप्लाई फिक्स नहीं होती। स्टोरेज डेफिसिट यानी बैटरी और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज कम है। डिस्कॉम फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इंटीग्रेशन धीमा होता है। लैंड और रेगुलेटरी डिले भी प्रोजेक्ट स्लो करते हैं। इम्प्लीकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी कर्टालमेंट होता है, ग्रिड इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और क्लाइमेट टारगेट स्लो होते हैं। मेजर्स, स्मार्ट ग्रिड और मॉडर्न ट्रांसमिशन, एनर्जी स्टोरेज एक्सपेंशन और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। डिस्कॉम रिफॉर्म और डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स जिसमें हाइड्रो, न्यूक्लियर और ग्रीन हाइड्रोजन शामिल हों। कंक्लूजन, सस्टेनेबल ट्रांजिशन के लिए ग्रिड, स्टोरेज और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म साथ साथ जरूरी हैं। Q15 पैसिव यूथेनेशिया। ये प्रश्न पैसिव यूथेनेशिया के एथिकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू पूछता है। मीनिंग, पैसिव यूथेनेशिया मतलब टर्मिनल इलनेस में लाइफ सपोर्ट हटाना, लेकिन जुडिशियल सेफगार्ड के साथ। लीगल डायमेंशन, अरुणा शानबाग केस में रिकॉग्नाइज हुआ। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में विस्तार हुआ। लिविंग विल को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया और हरीश राणा केस ने इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के साथ डिग्निटी इन डेथ भी शामिल मानी गई। ऑटोनॉमी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर जोर दिया गया। जुडिशियल ओवरसाइट मिसयूज रोकने के लिए जरूरी है। एथिकल डायमेंशन, सपोर्ट में तर्क है कि यह पीड़ा कम करता है और डिग्निफाइड डेथ देता है। कंसर्न है कोएर्शन, मिसयूज और धार्मिक आपत्तियां। चैलेंज, लिविंग विल की लो अवेयरनेस, पैलिएटिव केयर की कमी और प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स। वे फॉरवर्ड, प्रोसीजर सरल करना, पैलिएटिव केयर बढ़ाना और एथिकल रिव्यू सिस्टम। कंक्लूजन, ये सैंक्टिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी ऑफ डेथ के बीच बैलेंस है। Q16 राइस फोर्टिफिकेशन। ये प्रश्न राइस फोर्टिफिकेशन के फायदे और चिंताएं पूछता है। मीनिंग, राइस फोर्टिफिकेशन मतलब चावल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाना ताकि हिडन हंगर और मालन्यूट्रिशन कम हो। मेरिट्स, ये एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कम कर सकता है। PDS और मिड डे मील नेटवर्क से वाइड रीच मिलती है और ये लो कॉस्ट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है। कंसर्न्स, कुछ लोगों में एक्सेस आयरन इनटेक का रिस्क, क्वालिटी कंट्रोल इश्यू और अनइवन स्टैंडर्ड, डाइटरी डाइवर्सिटी को इग्नोर करने का खतरा। और कुछ राज्यों ने साइंटिफिक एविडेंस की मांग की। पॉलिसी रिकंसिडरेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत और यूनिवर्सल इंप्लीमेंटेशन पर चिंता। वे फॉरवर्ड, रीजन स्पेसिफिक फोर्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और बैलेंस न्यूट्रिशन पर फोकस। कंक्लूजन, फोर्टिफिकेशन सपोर्टिव टूल है लेकिन डाइटरी रिफॉर्म का विकल्प नहीं। Q17 एथाइल क्लोरोफॉर्मेट पर एंटी डंपिंग प्रोब। ये प्रश्न ट्रेड पॉलिसी में एंटी डंपिंग के रैशनल और इम्प्लीकेशन पूछता है। बैकग्राउंड, एथाइल क्लोरोफॉर्मेट फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में उपयोग होता है। सस्ते इंपोर्ट्स के कारण घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होने की संभावना पर जांच शुरू हुई। रैशनल, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, अनफेयर प्राइसिंग और प्रेडेटरी डंपिंग रोकना और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत करना। पॉजिटिव इफेक्ट, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट और रोजगार सुरक्षा। कंसर्न, डाउनस्ट्रीम सेक्टर के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड रिटालिएशन का रिस्क। WTO डायमेंशन, WTO के तहत एंटी डंपिंग ड्यूटी अलाउड है लेकिन मटेरियल इंजरी का प्रूफ जरूरी है। कंक्लूजन, एंटी डंपिंग पॉलिसी को इंडस्ट्री प्रोटेक्शन और ओपन ट्रेड के बीच बैलेंस रखना चाहिए। Q18 PM जन आरोग्य योजना PMJAY। ये प्रश्न PMJAY की अचीवमेंट्स, लिमिटेशन और फ्यूचर स्कोप पूछता है। बैकग्राउंड, ये आयुष्मान भारत का हिस्सा है और प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देता है। अचीवमेंट्स, गरीबों के लिए हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ, पेपरलेस और पोर्टेबल हेल्थ केयर संभव हुआ, महिलाओं और वल्नरेबल ग्रुप्स को लाभ मिला। लिमिटेशन, हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, प्राइवेट सेक्टर डिपेंडेंस से फ्रॉड और ओवर बिलिंग का खतरा, अवेयरनेस कम है और ये क्यूरेटिव फोकस्ड है, प्रिवेंटिव हेल्थ कमजोर है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, प्राइमरी हेल्थ केयर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से जोड़ना, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ाना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में बढ़ना और ट्रांसपेरेंट ऑडिट सिस्टम। कंक्लूजन, PMJAY ट्रांसफॉर्मेटिव है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिवेंटिव केयर इंटीग्रेशन जरूरी है। Q19 कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल ओवरसाइट। ये प्रश्न बताता है कि भारतीय संस्थाएं कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। गवर्नर और LG में बिल डिले और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। दिल्ली में LG बनाम इलेक्टेड गवर्नमेंट विवाद भी बड़ा उदाहरण है। कोर्ट बार बार एड एंड एडवाइस प्रिंसिपल पर जोर देता है।
सीईसी रिमूवल में सेफगार्ड मजबूत हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस चिंता है। दूसरे कमिश्नर्स को समान सुरक्षा नहीं मिलती। एमसीसी इलेक्शन में फेयरनेस सुनिश्चित करता है, लेकिन स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन बड़ा चैलेंज है। कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के रोल को सपोर्ट करता है। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी में बैलेंस चाहिए, एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और जुडिशियल रिव्यू के बीच। Q20 राइट्स बेस्ड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। ये प्रश्न बताता है कि भारत में वेलफेयर पॉलिसीज अब राइट्स बेस्ड बन रही हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ आर्टिकल 21 की डिग्निटी और प्राइवेसी से जुड़ी है तथा आर्टिकल 14-15 की इक्वालिटी से। ये जेंडर स्टिग्मा और एक्सक्लूजन को कम करती है। UIP प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को मजबूत करता है और चाइल्ड मैटरनल मॉर्टैलिटी की असमानता घटाता है। PMJAY वेलफेयर से एंटाइटलमेंट की तरफ शिफ्ट है और गरीबों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। पैसिव यूथनेशिया आर्टिकल 21 के तहत डिग्निटी इन डेथ का हिस्सा है और ऑटोनॉमी बनाम सैंक्टिटी ऑफ लाइफ का बैलेंस करता है। चैलेंज, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रीजनल डिस्पैरिटी और इम्प्लीमेंटेशन गैप। कंक्लूजन, राइट्स बेस्ड गवर्नेंस इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और ह्यूमन डिग्निटी को मजबूत करती है। Q21 ग्रोथ, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी। ये प्रश्न पूछता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में बैलेंस कैसे बनाना होगा। सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अवसर हैं डिजिटल गवर्नेंस, DBT एफिशिएंसी, फिनटेक और स्टार्टअप ग्रोथ, UPI और आधार से फाइनेंशियल इंक्लूजन तथा पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सुधार। लेकिन कंसर्न है रूरल डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, मिस इन्फॉर्मेशन और एल्गोरिथमिक बायस। अब रिन्यूएबल एनर्जी बॉटलनेक। मुख्य समस्या है कमजोर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर विंड की इंटरमिटेंसी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी की कमी और डिस्कॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस। फिर भी ये क्लाइमेट कमिटमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट रिफॉर्म, KCC कवरेज बढ़ा, अलाइड सेक्टर्स तक क्रेडिट पहुंचा और रूरल इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। लेकिन इश्यू है टेनेंट फार्मर्स का एक्सक्लूजन, बढ़ती इंडेप्टेडनेस और रीजनल इम्बैलेंस। अब फूड फोर्टिफिकेशन पॉलिसी। ये हिडन हंगर और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कम करने में मदद करती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन रिस्क है ओवर फोर्टिफिकेशन, हेल्थ इंपैक्ट, क्वालिटी कंट्रोल इश्यू और डाइटरी डाइवर्सिटी की अनदेखी। वे फॉरवर्ड, इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रा, स्मार्ट ग्रिड व स्टोरेज, टारगेटेड एग्री रिफॉर्म और न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड पॉलिसी। कंक्लूजन, भारत का विकास मॉडल तभी सफल होगा जब टेक्नोलॉजी, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी साथ चलें। Q22 कल्चरल हेरिटेज और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। ये प्रश्न पूछता है कि आज के भारत में हेरिटेज और सिंबल्स कैसे नेशन बिल्डिंग और आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टूल बन रहे हैं। सबसे पहले सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी। भारत अपने इंडिजिनस इतिहास और सांस्कृतिक चेतना को रिवाइव कर रहा है। ये ग्लोबल लेवल पर भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत करता है। दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन। कॉमन सिंबल्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करते हैं। तीसरा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हेरिटेज से भारत की इंटरनेशनल इमेज बेहतर होती है। उदाहरण, होयसला टेम्पल्स का यूनेस्को रिकॉग्निशन, लुटियंस की जगह राजगोपालाचारी स्टैचू प्रस्ताव, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाता है, और नेशनल सिंबल्स प्रोटोकॉल जो सिविक नेशनलिज्म बढ़ाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, प्राइड, टूरिज्म, कंजर्वेशन और डिप्लोमेसी। लेकिन कंसर्न, हिस्ट्री का पॉलिटिसाइजेशन, सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन और एक्सक्लूजनरी नेशनलिज्म। कंक्लूजन, कल्चरल हेरिटेज इंक्लूसिव नेशनलिज्म को मजबूत करे जो संविधान आधारित हो। Q23 रिपोर्ट्स बनाम इंडाइसेस। यह प्रश्न डिफरेंस पूछता है। रिपोर्ट्स डिटेल्ड एनालिटिकल डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस होता है। उदाहरण, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इंडाइसेस न्यूमेरिकल रैंकिंग टूल होते हैं जो इंडिकेटर्स के बेस पर कंपैरिजन कराते हैं। उदाहरण, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। UPSC में महत्व, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस में डायरेक्ट यूज। Q24 इंटरनेशनल अवार्ड्स और सॉफ्ट पावर। ये प्रश्न पूछता है कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कैसे बढ़ाते हैं। ये भारत की ग्लोबल इमेज और क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। कल्चर, नॉलेज और वैल्यूज का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ता है। उदाहरण, नोबेल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स और UN ऑनर्स। कंक्लूजन, अवार्ड्स भारत के लिए डिप्लोमेसी का सॉफ्ट वेपन बनते हैं। Q25 इंटरनेशनल डेज का महत्व। यह प्रश्न पूछता है कि इंटरनेशनल डेज पब्लिक पॉलिसी में क्यों जरूरी हैं। ये डेज ग्लोबल इश्यूज पर अवेयरनेस बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट और सिटीजन को एक्शन के लिए मोबिलाइज करते हैं। हेल्थ, एनवायरनमेंट और इक्वालिटी पर पॉलिसी एडवोकेसी मजबूत होती है। उदाहरण, वर्ल्ड वाटर डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, अर्थ डे। कंक्लूजन, इंटरनेशनल डेज पब्लिक पार्टिसिपेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को मजबूत करते हैं। Q26 डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये प्रश्न पूछता है कि डिफेंस पार्टनरशिप भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्यों बढ़ रही है। कारण है बढ़ती जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। बेनिफिट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन। उदाहरण, क्वाड, इंडिया US डिफेंस कोऑपरेशन,
फ्रांस और रूस के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज। कंक्लूजन, डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करती है। Q27 इंटरनेशनल समिट्स और कॉन्फ्रेंस। यह प्रश्न पूछता है कि समिट्स ग्लोबल गवर्नेंस कैसे बनाती हैं। ये मल्टीलैटरल कॉपरेशन का प्लेटफॉर्म है। क्लाइमेट, ट्रेड, इकोनॉमी, पीस और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर सामूहिक निर्णय होते हैं। ग्लोबल नॉर्म्स और एग्रीमेंट्स इन्हीं से बनते हैं। उदाहरण, G20 समिट, COP क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ब्रिक्स समिट। कंक्लूजन, समिट्स डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क का आधार हैं। Q28 केस स्टडी माइनस मेंस्ट्रुअल हेल्थ और वेलफेयर गवर्नेंस। ये केस स्टडी 3 पार्ट में पूछता है। Q कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 14 इक्वालिटी। आर्टिकल 15 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से सुरक्षा। आर्टिकल 21 में हेल्थ, डिग्निटी और प्राइवेसी। DPSP आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ सुधार। एथिकल कंसर्न, स्टिग्मा, अफोर्डेबिलिटी, सैनिटेशन की कमी और अकाउंटेबिलिटी गैप। ख PMJY और UIP की भूमिका। PMJY फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है और हेल्थ एक्सेस बढ़ाता है। UIP प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मजबूत करता है और मॉर्टेलिटी कम करता है। दोनों सोशल जस्टिस और स्टेट लेजिटिमेसी बढ़ाते हैं। ग इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत करना, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स सस्ते करना, स्कूलों में अवेयरनेस और टॉयलेट इंफ्रा, डिजिटल मॉनिटरिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल, सोशल ऑडिट और आउटपुट बेस्ड इवैल्यूएशन। कंक्लूजन, वेलफेयर गवर्नेंस को डिग्निटी, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी। Q29 ऐसे माइनस भारत का लोकतंत्र चुनावों से आगे ये प्रश्न कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन नहीं है बल्कि वैल्यूज पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म और इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, संस्थाओं में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अकाउंटेबल गवर्नेंस, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, प्लूरलिज्म, कोएग्जिस्टेंस और लोकल गवर्नेंस परंपराएं, सोशल जस्टिस, प्रियम्बल का जस्टिस और वेलफेयर स्टेट, चैलेंज इंस्टीट्यूशनल टेंशन, सोशल पोलराइजेशन, इनइक्वालिटी और डिजिटल मिसइंफॉर्मेशन। वे फॉरवर्ड, संस्थाओं को मजबूत करना, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बढ़ाना, इंक्लूसिव ग्रोथ और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कंक्लूजन, भारत का लोकतंत्र वैल्यूज, कल्चर और सोशल जस्टिस से जीवित रहता है। Q30 ऐसे माइनस डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ये प्रश्न कहता है कि डेवलपमेंट और अकाउंटेबिलिटी दोनों जरूरी हैं। डेवलपमेंट का महत्व, गरीबी घटाना, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। अकाउंटेबिलिटी के बिना डेवलपमेंट का रिस्क, करप्शन, पावर कंसंट्रेशन और संस्थाओं की कमजोरी। डेवलपमेंट के बिना अकाउंटेबिलिटी का रिस्क, गवर्नेंस पैरालिसिस, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, स्लो सर्विस डिलीवरी और इकोनॉमिक स्लोडाउन। इंडियन एग्जाम्पल, RTI और DBT से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और लीकेज कम हुए, लेकिन अभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म, फेडरल विवाद और वेलफेयर गैप्स हैं। वे फॉरवर्ड, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस मजबूत करना, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और एथिकल लीडरशिप। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी तभी सस्टेनेबल होगी जब डेवलपमेंट और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद।